गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर, भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का है साउंड ध्वनि जो है साइंस का चैप्टर है। साइंस हम लोगों का चल रहा है। विज्ञान विज्ञान का चैप्टर है हमारा, अध्याय 10, साउंड लिखा है। साउंड इसका बेसिक हम लोग कर चुके हैं, सारे चीज को समझ चुके हैं। अब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास है। पार्ट 1 में हम लोग लेंगे 27 क्वेश्चन है। 27, ठीक है। तो जल्दी से करते हैं इसको, वीडियो अंत तक जरूर देखें, बहुत सारा चीज आपको इसमें भी समझ में आएगा। चलिए, कंपन करती वस्तु उत्पन्न करती है। कंपन करने वाली, वाइब्रेट जो भी वस्तु है वाइब्रेट उत्पन्न करती है, वो क्या है? प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है ना? प्रतिध्वनि या ध्वनि या कंपन या दोलन। तो ये क्या होता है? कंपन, दोलन, ये सारी चीज आगे मैं बताऊंगा। इसका राइट आंसर जो है वो है आपका साउंड, ठीक है। ध्वनि उत्पन्न करती है। इको क्या चीज होता है? कम वाइब्रेशन क्या होता है? दोलन क्या होता है? अगले उसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे देखिए, यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन में ही है कि यहाँ पर दिया है आपका, किसी वस्तु का उस माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करना कहलाता है। कौन सा गति कहलाता है? जो दोनों ओर गति करेगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कौन से में दोनों ओर गति कर रहा है। तो देखिए, ये वाला जो है ना आपका क्या है? ये दोलन गति है, जो दोनों ओर गति कर रहा है। यहाँ पर आप बांधा गया है एक बॉल है, और बॉल जो है ना एक तरफ से इधर क्या होता है, इधर खींच के आप इसको छोड़ोगे तो उतना ही, जितना खींचे रहोगे उतना ही दूर जाएगा। इसको बोलते हैं दोलन गति, है ना। तो इसमें हम लोग बच्चे जो झूला झूलते हैं आजकल, पेड़ के टहनी पर क्या बांधते हैं? एक रस्सी बांधते हैं, नीचे में टायर रहता है, टायर, ठीक है। नीचे में टायर रहता है, इस तरीके से ऐसे बांध देते हैं रस्सी, ऐसे रस्सी बांध दिए और नीचे में टायर से झूला झूलते हैं। यहाँ पर बच्चे को बैठा दिए और फिर इसको खींचते हैं पीछे से और छोड़ देते हैं इस तरीके से। तो जितना खींचे उतना ही आगे जाएगा। ये गति जो है आपका दोलन गति है। दूसरा आपका है, ये है कंपन गति, को भी यहीं पर दिया गया है। तो ये जो क्या है, कंपन मतलब क्या? कोई भी चीज, जैसे कि आप इसको मारे, ये एक राड है ना, एक राड है, इसमें लगा हुआ है। राड को आप मारे तो वापस से क्या होगा? झन करके इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। ये है आपका वाइब्रेशन, वाइब्रेटिंग गति, ठीक है। ये दोनों के बीच में आपको इस तरीके से तार से घूमता हुआ है, एक तरफ को ऐसा खींचोगे सभी तरफ ऐसा वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा, है ना। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हैं। टेबल में आप क्या करिए, एक स्टील के स्केल को दबाइए, ठीक है। एक स्टील के स्केल को दबाइए और उसको पीछे खींच के छोड़ दीजिए, तो वो क्या करेगा? कंपन होगा। तो वो क्या कहलाता है? कंपन गति। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है दोलन गति, ठीक है। किसी वस्तु के माध्य स्थिति के दोनों ओर, ये माध्य स्थिति है, बीच वाली स्थिति माध्य स्थिति, दोनों ओर गति कहलाता है दोलन गति। चलिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, तीसरा नंबर। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करती है वह कहलाती है। डेफिनेशन का क्वेश्चन है। कोई भी वस्तु, कंपन करने वाली वस्तु है, 1 सेकंड में जितनी बार क्या करती है? कंपन करती है, वो क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। अभी मैंने बताया, टेबल में आप एक स्केल को रखिए, स्केल कैसे दबाइए और उसको खींच के छोड़ दीजिए, तो ये क्या करेगा? इस तरीके से कंपन करेगा, फ्रीक्वेंसी लाएगा वो। तो ये कंपन की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति क्या चीज होता है? तो देखिए, यहाँ पर आपको डायग्राम दिया हुआ है, उसको देखिए। ये आपका क्या है? मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट से आपका जो भी कंपन, अभी जैसे हमने स्केल को किया, तो धीरे करेंगे तो धीरे कंपन, धीरे से हमने वो लगाया तो क्या है? धीरे फ्रीक्वेंसी बनाएगा, आवृत्ति बनाएगा। यही जो धीरे बनाता है वो। और जोर से खींचेंगे हम लोग, जोर से, जितना जोर से खींचेंगे, जैसे स्केल को इतना खींचा, उसके बाद जल्दी से ऐसे छोड़ दिया मैं, तो जल्दी क्या करेगा? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी बनाएगा, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी कहलाता है। धीरे से हमने क्या किया, मैं अगर वॉल्यूम की बात करूं तो मैं धीरे बात करूंगा तो मेरा धीरे फ्रीक्वेंसी इस तरीके से आएगा। उसी को मैं अगर जोर से बात करूं, जल्दी बात करूं, तो मेरा ये फ्रीक्वेंसी आएगा। तो इसका ये फ्रीक्वेंसी के बीच की जो दूरी है वो आपका तरंगदैर्घ्य कहलाता है। हमने बेसिक वीडियो में कर लिया है, ठीक है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसके बीच की दूरी, मेन पॉइंट से ये दूरी जो कहलाती है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है, मतलब आयाम कहलाता है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है। और यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी के बारे में तो ये हो गया, ठीक है। अब ये टाइम पीरियड, कितना टाइम लगा, वो टाइम पीरियड ये जो है उसका क्या होता है? टाइम पीरियड कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा और लो फ्रीक्वेंसी, मतलब इस तरीके से आपका रहेगा। आगे और आएगा, इसी डायग्राम में बहुत सारा क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को मापने के लिए, फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए एक मात्रक इस्तेमाल किया जाता है, वो है आपका हर्ट्ज। हर्ट्ज प्रति कंपन
प्रति सेकंड। ठीक है, हर्ट्ज से मापते हैं, एच बड़ा रहेगा, जेड छोटा रहता है, एच जेड है ना, इससे मापते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये हर्ट्ज है, आवृत्ति को मापने की इकाई। नेक्स्ट है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन, कंपन करती हुई वस्तु को एक कंपन करने में जितना समय लगता है, कोई भी वस्तु है वो कंपन करने वाली वस्तु है, जितना समय एक कंपन करने में लगेगा उसे क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं टाइम पीरियड। यही है आपका टाइम पीरियड। यहां से लेकर एक कंपन कब कहलाएगा, जब यहां से स्टार्ट होगा और ये पूरा जाके नीचे जाएगा। ये श्रृंग है, ऊपर वाला श्रृंग, नीचे वाला गर्त है ना, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, और इसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट हुआ मान लीजिए, तो यहां से लेकर एक कब कहलाएगा, जब ये मेन पॉइंट में आएगा। तो एक कंपन पूरा करने के लिए जितना समय लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, आवर्तकाल, आवर्तकाल। तो ये इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आवर्तकाल। दूसरा है आवर्तकाल को किससे नापा जाता है, तो ये है सेकंड से मापा जाता है ना, कितने सेकंड कभी भी इस्तेमाल होता है, सेकंड ही इस्तेमाल होता है ना, तो ये है आपका सेकंड, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वही बताया मैं, ये वाला इसके बीच की दूरी जो है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है, ये जो कहलाता है वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, ये टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। आवृत्ति व आवर्तकाल में संबंध होता है, तो क्या रिलेशन होता है आपका फ्रीक्वेंसी और आपका टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या संबंध होता है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/आवर्तकाल, है ना, 1/आवर्तकाल। तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका, फ्रीक्वेंसी बराबर 1/आवर्तकाल। अगर टाइम पीरियड का हम निकालें, टाइम पीरियड मतलब कि क्या होगा, तो 1/फ्रीक्वेंसी होगा। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसका जोड़ा ये बनता है और जोड़े को निकालना है ना, तो इस तरीके से आ जाता है। अगर आवर्तकाल पूछे तो ये आंसर, अगर फ्रीक्वेंसी पूछे तो आपका ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, आवृत्ति के खाली स्थान से बढ़ता है, तो आवृत्ति के बढ़ने से क्या बढ़ेगा, पिच बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा, आयाम बढ़ेगा, प्रबलता बढ़ेगा। लाउडनेस, देखिए इसका अंग्रेजी में देखिए पिच क्या होता है, टाइम पीरियड अभी अभी आपने समझा, आवर्तकाल तो ये होता ही है ना, ये दोनों तो होगा नहीं। अब ये लाउडनेस और तारत्व में कोई होगा, तो लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस तो ये देखिए लाउडनेस मतलब होता है गति, मतलब स्पीड ही होता है एक हिसाब से, मतलब ना जितना जोर से आप करेंगे उतना फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगा, तो ये आपका स्पीड ही है, एक प्रकार से स्पीड। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तारत्व, पिच, आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी से बढ़ने से, फ्रीक्वेंसी जैसे कि मैंने ये बताया। ठीक है, तो यहाँ पर जो पिच क्या होता है, एक्चुअल में पिच है क्या, तो पिच जो है किसी भी वॉइस का जो भी है मोटा या पतला होना, वॉइस मोटा या पतला सुनाई देता है वो उसका पिच के कारण होता है। ठीक है, तो आपका आवृत्ति के बढ़ेगा, जैसे कि आवृत्ति मैंने बनाया, मैं धीरे से बात कर रहा हूं तो इस टाइप का मेरा आवृत्ति बनेगा। ठीक है, ये क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी का बनेगा। लो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा मेरा, लो फ्रीक्वेंसी का जब भी कम फ्रीक्वेंसी होगा तो पिच जो है कम हो जाएगा, पिच जो है कम बनेगा, लो बनेगा, लो पिच आएगा। क्योंकि यहां पर बोला है आवृत्ति की खाली स्थान से बढ़ता है, तो पिच तारा तो बढ़ता है ना, आवृत्ति के बढ़ने से क्या बढ़ेगा, पिच बढ़ेगा। तो आवृत्ति को फिर से मैं बढ़ा रहा हूं, इस तरीके से है मेरा, तो ये आवृत्ति को मैंने जल्दी जल्दी किया इस तरीके से, अगर मैं मेरा बढ़ा तो मेरा क्या हो जाएगा, पिच भी इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी जैसे ही मेरा बढ़ा प्लस हुआ तो मेरा क्या बनेगा, पिच भी क्या होगा, पिच भी मेरा हाई होगा। तो ये आपका है पिच बढ़ता है, आवृत्ति के बढ़ने से तारत्व बढ़ेगा और कम होने से तारत्व घटता है। इसी वजह से मोटा और पतला होता है, जैसे कि पिच हाई हो गया तो जो आवाज होगी वो पतली होगी, तीखी होगी, और पिच अगर मोटा हो गया आपका तो क्या हो जाएगा, ये पिच मोटा हो गया तो आवाज जो है वो कितना हो जाएगा, मोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पतली, लेडीज का आवाज पतली और जेंट्स का आवाज मोटी होती है, इसका कारण यही है पिच का बढ़ना, कम होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपका 8वां के बाद है 9वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर है एक स्वरित्र की आवृत्ति 100 है तो उसका आवर्तकाल होगा। स्वरित्र मतलब क्या होता है, जो सुनने वाले की आवृत्ति 100 है तो क्या होगा, उसका आवर्तकाल। आवर्तकाल बराबर क्या होता है, आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति। क्या होगा, 1/आवृत्ति। 1/आवृत्ति, तो भाई सीधे सी बोला है उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो हमको आवर्तकाल निकालना है, तो आवर्तकाल का फार्मूला 1/आवृत्ति, 1/100। 100 फ्रीक्वेंसी है उसका,
क्योंकि आवृत्ति 100 बोला है, तो बस आपका आंसर क्या होगा, 1/100 सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता कंपन के खाली स्थान द्वारा निर्धारित होती है। तो ये होती है ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस। अब देखिए ये मेरा बन गया आपका लाउडनेस बनाने के लिए, तो ये प्रबलता धीरे से मैंने बोला मैंने, लाउडनेस तब लाउडनेस कब आता है, जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है ना। फ्रीक्वेंसी एक बार फिर मैंने बनाया इधर, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी जल्दी जल्दी मैंने किया, उसमें लाउड आएगा, लाउडनेस मतलब तीखी होती है आवाज, ठीक है, इसमें स्लो होगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ध्वनि की प्रबलता कंपन मतलब फ्रीक्वेंसी के खालिस्तान द्वारा निर्धारित होती है। तो ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड द्वारा ही हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कितना हाई है कितना लो है, ठीक है। तो ये आपका एम्पलीट्यूड आपका राइट आंसर होगा, आयाम राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की तारत्व कंपन की खालिस्तान द्वारा निर्धारित होती है। अब इस बार आ गया ध्वनि की क्या है, तारत्व, वही चीज फिर से आया है, फ्रीक्वेंसी, पिच, है ना। ध्वनि की जो तारत्व है, पिच जो है निर्धारित किसके द्वारा होती है, तो फ्रीक्वेंसी के द्वारा होती है ना। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि फ्रीक्वेंसी जितना वो होगा, पिच उसकी क्या होगी, पिच कम या ज्यादा जो है इसी पर डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी कितना है। फ्रीक्वेंसी अगर लो है इस तरीके से, तो आपका पिच भी क्या होगा, लो होगा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच भी ज्यादा होगा। तो ये डिसाइड होता है आपका किससे, फ्रीक्वेंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, कंपन करती वस्तु अपनी माध्य स्थिति से जिस अधिकतम दूरी तक जाती उसे कहते हैं। तो देखिए माध्य स्थिति से क्या है, देखिए कंपन अपने माध्य स्थिति, मीन आपका क्या है, मीन लाइन है, मिड लाइन बोलेंगे और मिड लाइन बोलेंगे, जो भी है मिड लाइन है ना, ये है आपका मेन पॉइंट। अब यहां से जो भी है आपका क्या बोला जा रहा है, कंपन करती हुई वस्तु अपनी माध्य स्थिति, ये माध्य स्थिति है मतलब निम्न स्थिति है, से जिस अधिकतम दूरी तक जाती है, अधिकतम दूरी तक जाती उसे कहते हैं। तो भाई अधिकतम दूरी तक जो जाएगा इसको नापने के लिए ही तो बोला जा रहा है, वही आपका अधिकतम दूरी होगा, जितना जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, तो सीधी सी बात एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम कहते हैं। सभी का डेफिनेशन आपको पता है ना, क्योंकि ना बेसिक में आप उसको आप देख चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। नेक्स्ट है आपका, किसी भी ध्वनि को हमारे कान तक पहुंचने के लिए आवश्यक होती है माध्यम, क्या होती है, आवर्तकाल, आयाम, आवृत्ति, है ना, ये तो है ही, लेकिन आपका सबसे पहले माध्यम होना चाहिए। माध्यम क्या चीज है, कान तक है उसकी आवाज हमारा जब पड़ेगा, जब उसमें हमारे के माध्यम होंगे ठोस, द्रव और गैस, ये हमारे माध्यम होंगे जो ध्वनि को हमारे तक पहुंचाने का काम करेंगे, है ना। इसके अलावा इसमें ठोस में ज्यादा होता है ना, सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है, और निर्वात जो बोलते हैं, वैक्यूम जो बोलते हैं, निर्वात में 0 होता है ना, तो इसमें आपका नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर जो होगा माध्यम होगा। ध्वनि संचरण कहां पर नहीं होती, तो अभी भी मैंने बताया क्वेश्चन जो पिछले था, ध्वनि संचरण एक जगह नहीं होती, क्या है वो, निर्वात में, वैक्यूम पे नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं होता, वायुमंडल नहीं होता, ठीक है। धातु में होती है, पानी में होती है, लोहा में होती है, ये तो सारी चीज, ये ठोस है, ये ठोस है, ये द्रव है, गैस में भी होती है, लेकिन निर्वात जो है जहां पर वायुमंडल ही नहीं है वहां पर नहीं होती। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, निर्वात या वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री आपस में बात करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो देखिए भाई, अंतरिक्ष यात्री आपस में बात किसके माध्यम से करेंगे, तो इसका राइट आंसर है, माध्यम तो होती नहीं अंतरिक्ष में, ठीक है। आपका आवृत्ति नहीं, आवर्तकाल नहीं, रेडियो तरंग। तो देखिए ये है आपका रेडियो वेव्स, ठीक है, एक वेव्स है इस तरीके से निकल रहा है, एक इस तरीके से वो तरंग है, और ये कैच कर रहा है रेडियो, है ना। रेडियो को मैंने बताया ताकि आपको याद हो जाए, है ना, रेडियो कैच करता है इसके एंटीना से, है ना, वो आपका रेडियो वेव हो गया, इससे ही आपका क्या बात करते हैं लोग, अंतरिक्ष यात्री लोग, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, रेडियो वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के कान के प्रमुख अंग हैं, मनुष्य के कान के प्रमुख अंग। तो देखिए यहाँ पर कान के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं, कान को 3 भागों में बांटा गया, कान को 3 भागों में बांटा गया, ये तीनों भाग जो है कान के पार्ट है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण, मतलब राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। अब ये कान के बारे में आप थोड़ा देखिए, ये क्या होता है, ये कान के कहां से लेकर आपका जो होता है वो आपको मैं बता दूं कि आपका पहला पार्ट जो होगा ना, कान के बाह्य कर्ण में ये सारे आते हैं यहां तक, ठीक है। आपका कान जो दिखता है ना, ये वाली कान का हिस्सा जो है ना, वो सारे बाह्य कर्ण में आते हैं जो दिखता है, तो यही चीज है जो दिखता है ये वाला, ठीक है। तो यहां से अंदर तक जो गया है नली, वहां तक पूरा क्या आता है, बाह्य कर्ण होता है, ठीक है, आउटर पार्ट।
आउटर पार्ट हो गया। दूसरा जो है इनर पार्ट में, बीच वाले पार्ट में है ना, मिडिल पार्ट में आपका मिडिल में कौन कौन से आते हैं, बाह्य में कौन सा क्या है उसको, दूसरा नंबर है अंतः मध्य कर्ण। मध्य कर्ण में कौन कौन से आते हैं, तो आपका जो देखिएगा मध्य कर्ण में ये आते हैं आपका बीच वाली है ना, तो ये जो ग्रीन वाली पार्ट है ये 1 2 3, ये 3 हड्डियों का ही बस समूह है ना, इनकस स्टेपिस और मेलियस है ना, ये जो है आपका क्या आते हैं, मध्य कर्ण में आते हैं। लास्ट जो है वो आपका है ये आपका जो ये वाला पार्ट, पिंक वाली पार्ट जो है वो किस में आता है, तो ये आता है आपका अंतःकर्ण में। ठीक है, अंतःकर्ण में मेन जो नर्व होता है ये तंत्रिका नर्व होता है ना, श्रवण तंत्रिका बोलते हैं, श्रवण तंत्रिका है ना, ये मेन होता है, इसी के माध्यम से क्या होता है, सुनाई देता है ना, हम सुनते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट होता है कॉक्लिया कहलाता है, कॉक्लिया में होता है। ठीक है, तो ये कान के बारे में है, विस्तृत रूप से आप देखेंगे तो हमारा जो कान का पार्ट जो है ना, अलग से एक वीडियो बना हुआ है, इसके आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी का क्वेश्चन फिर से पूछा है, हमारे कान के किस भाग में श्रवण तंत्रिका होती है, तो वही है आपका श्रवण तंत्रिका क्या है, ऑडिटरी नर्व जिसको बोलते हैं, या फिर कॉक्लियर नर्व बोलते हैं, ये कहाँ होती है, तो अंतःकर्ण में। तो देखिए 3 पार्ट मैंने अभी अभी बताया, वो तीनों पार्ट में सबसे लास्ट पार्ट में जो होती है वो होती है श्रवण तंत्रिका, कॉक्लियर नर्व जो कि कॉक्लिया में होती है ना, तो ये आपका अंतःकर्ण इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बहुत सारे चीज हमने डीप में हम इसको पढ़ चुके हैं, तो चलिए इसको आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की श्रवण सीमा होती है, कहां तक के साउंड को मनुष्य जो है सुन सकता है, तो इसका राइट आंसर है आपका, देखो 0 से 20 हर्ट्ज जो सुनाई नहीं देगा, 20 से नीचे वाले को सुनाई नहीं देगा, 20 से 20,000, 20 से 2,000 ये भी सुनाई नहीं देगा, है ना। आपका जो है ये सुनाई जरूर देगा, लेकिन इससे आगे भी सुनाई देता है, ये एक्चुअल में ना 2,000 तो है, उसको सुनाई देगा है ना, लेकिन उससे भी आगे तक सुनाई देता है, वो है आपका राइट आंसर। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो भी साउंड होगा उसको क्या करता है, हमारे कान सुन सकता है। ठीक है, मानव की। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक इसको तो सुन ही नहीं सकता, बहुत ज्यादा आवाज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुनी जा सकने वाली आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है, सुनी जा सकने वाली, तो ऑडिबल सीधी सी बात है क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं, श्रव्य ध्वनि, जिसको सुना जा सकता है। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, वह ध्वनि जो 20 कंपन प्रति सेकंड हर्ट्ज से कम आवृत्ति की हो कहलाती है, तो जो कम होती है उसको बोलते हैं अश्रव्य, अश्रव्य या अश्रव्य है ना, इनऑडिबल साउंड, अश्रव्य ध्वनि होती है जिसको मनुष्य के कान जो है नहीं सुन सकता, पीछे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 20,000 कंपन प्रति सेकंड हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है, तो ये कहलाती है प्राश्रव्य ध्वनि। ठीक है, इसके बारे में सारे को हमने डीप में हमने 2-3 वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप उसको जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुत्ता कितने कंपन प्रति सेकंड के हर्ट्ज की आवाज सुन सकता है, तो ये आपका दिया हुआ है 40,000 हर्ट्ज तक, लेकिन कहीं पर आपको दिखता है ना गूगल वगैरह पे, तो वो भी ज्यादा दिया है, 40,000 हर्ट्ज हमारे बुक के अनुसार बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, चमगादड़ कितने कंपन प्रति सेकंड की आवाज को सुन सकता है, तो ये है आपका 70,000। ठीक है, 70,000 हर्ट्ज तक की आवाज को ये भी सुन सकता है। नेक्स्ट है, धातुओं के भीतर की बारीक दरारों का पता लगाने के लिए उपयोग है, धातु है, कोई भी धातु के भीतर बारीक दरार है कि नहीं है, इसका पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, अश्रव्य नहीं है, प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया को नष्ट करने पथरी इलाज के लिए किस ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो जो भी अल्ट्रासोनिक साउंड है, जिस क्या है पथरी के इलाज के लिए भी उपयोग करते हैं, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन ये है कि ध्वनि का किस सतह से टकराकर वापस आना कहते हैं, मतलब किसी सतह से टकराकर, कोई भी एक साउंड है, देखिए आप ये साउंड है, साउंड जो है पहले आवाज किया, ठीक है, सेंडर मतलब जो भी है आवाज किया, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इससे टकराया, कोई भी चीज है परावर्तक है ना, वहां से टकराया और वापस जो है, देखिए यहाँ पर 2 कलर दिया हुआ है, एक रेड जाने वाली है और रेड के बाद ग्रीन जो है आने वाली है ना, तो ये आने वाली जो भी आया टकराकर वापस आया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव, और ये जो ओरिजिनल वेव था, ठीक है, आपका साउंड वहां तक गया, ऑब्जेक्ट तक, वहां से टकराकर वापस सुनाई दिया, उन्हीं के पास आ गया, उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रावर्तक साउंड इसमें। ठीक है, प्रावर्तक साउंड, साउंड रिफ्लेक्शन बोलते हैं, क्या है इसमें, ध्वनि का प्रावर्तन हुआ है। ठीक है, प्रावर्तन मतलब क्या है, कोई भी सरफेस से टकराकर वापस आना, प्रकाश के लाइट के रूप में भी हमने देखा है, प्रावर्तन किसको बोलते हैं, कोई भी सरफेस से टकराकर वापस मुड़ जाना, ये प्रावर्तन कहलाता है, तो वो जिस उसमें गया था वे में, उसी वे में वापस उसको सुनाई देता है, ये कहलाता है आपका ध्वनि का प्रावर्तन।
लास्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का किसी सतह से टकराकर प्रवर्तित होना, है ना, परावर्तित होना। तो देखिए यहाँ रिफ्लेक्ट होना, जैसे कि आपका ये मेन है, यहाँ से साउंड गया, एक बार हेलो बोला तो वापस से यहाँ पर उसी को सुनाई दिया हेलो वाला, तो ये मैंने बताया था, इसको बोलते हैं इको साउंड। क्या बोलते हैं? इको, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि मतलब इको साउंड बोलते हैं, ना। जो भी है उससे ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस से 2-3 बार एक्स्ट्रा में बोलना, जैसे कि आपका हेलो बोलेंगे तो कोई ऐसा सरफेस होगा तो ये जो है वापस से सुनाई देगा 2-3 बार, है ना। इसको बोलते हैं इको साउंड। और यहाँ पर है आपका पहला पार्ट खत्म होता है। 27 क्वेश्चन हमने देखा, अगला 2 वीडियो और आने वाले हैं, तो बिल्कुल आप इसको देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।